हुकूमत में जाना अब वो शायद मेरे अपनी ज़ात की बस में नहीं है, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। और आपको भी ये मालूम होना चाहिए, हमारे दोस्त बलूचिस्तान के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला कोई फ़र्द वाहिद उसको नहीं तब्दील कर सकता। अगर हुकूमत वाकई इन मामलात में दिलचस्पी रखती है और सीरियस है, वो बलूचिस्तान के इन जुमला मसाइल को हल कर लें। BNP नहीं, पूरा बलूचिस्तान जो है PTI ज्वाइन कर ले। देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है वो ऐवान के अंदर के अरकान की तादाद और उसके ऊपर शुमार होती है। अक्सरियत तो हमारे पास पहले भी थी, लेकिन सेनेट इलेक्शन में, चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ कर, तारीख़ का एक बेहतरीन वाक़या हमने तारीख़ के औराक पे छोड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में ऑप्शन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना, उसको वो नताइज हासिल करना, उस पर तो एक दफ़ा नहीं बार बार सोचने की ज़रूरत है। हम तो PTI और बाप पार्टी जो है इसको जुड़वा बहने समझते हैं। तो इनके साथ तो फिर कोई दायरा जी के नहीं हो सकता ना। क्या ये तो सूबाई जमात बैठेगी और सूबाई जमातें आपस में सोचेंगी कि वहाँ क्या कोई तब्दीली के इम्कानात हो सकते हैं। नहीं, मैं इस वक्त उस पर तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। जिस मकसद के लिए आप लाए थे कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा लाना, अब जबकि अख्तर मेंदल साहब भी हुकूमत के साथ नहीं है, क्या इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत बनाएं और मौजूदा हुकूमत का खात्मा? देखिए, फ़िलहाल तो बुनियादी बात यह है कि हमारी तहरीक के दौरान ही कोरोना का मसला है, और आपने देखा कि जो ही मुल्क में कोरोना वबा डिक्लेयर कर दिया गया रियासी सतह पे, तो हमने कहा जी कि हमारे झगड़े सियासी थे और तसादुम सियासी था। ये मसला इंसानी है और ये तिब्बी मसला है। इस पे हमारा रज़ाकार, हमारा कारकुन हर सतह पर इंतज़ामिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार रहेगा। तमाम चीज़ों से हम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी, मदारस हमने बंद कर दिए, इम्तिहानात हमने रोक दिए, मसाजिद के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली और COPs तय हो गई और हम उस पर मुकम्मल अब तक भी पाबंदी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मुल्क के सियासी निज़ाम में ताअत्तुल आया। लेकिन इस ताअत्तुल की आड़ में जब हुकूमती सतह पर गैर जमहूरी फ़ैसले होने लगे और उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो हमें भी मजबूरन फिर महदूद पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू करने का मजबूरी हुई और हमने तमाम सियासी पार्टियों के साथ राब्तों का अमल शुरू किया है। अब आप देख रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और आज बलूचिस्तान सूबे की अपोजिशन पार्टियाँ और इसी तरीके से दूसरे सूबों में दूसरी जमातें भी आल पार्टीज़ कर रही हैं। ये बाहमी रवाबित का एक अमल है। जब हम तमाम मुत्तफ़क़ा नुकात पे हर सूबे के लोग पहुँच जाएंगे तो फिर मरकज़ी सतह पर एक आल पार्टीज़ की तरफ हम जाएंगे और उस वक्त एक माहौल हम बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन हालात में जितना कुछ अपोजिशन के प्लेटफार्म पर हो सकता है और आम आदमी की जो हम तर्जुमानी कर सकते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, उसमें हम मैदान में आ गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल आगे बढ़ेगा। क्या कहते हैं हुकूमत के जो हुकूमत इंसाफ के नाम पे ही आई है उसकी इस सारी हज़रत एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। ये एक सियासी हथियार है जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बतौर इंतकाम के इस्तेमाल हो रहा है। हम पर कोई नेब या एहतसाब का दबाव नहीं है, लेकिन मैं उसूली तौर पर मुल्क की सियासत के हवाले से समझता हूँ कि ये जो कुछ है ये एहतसाब के नाम पर है, लेकिन इंतकाम के लिए है। वरना यही जो आपने अभी चीनी के हवाले से कमीशन की बात की है, किस तरह आराम से निकल गए और किसी कोई पूछने वाला उसका नहीं है। अगर इसी तरीके से कोई और सियासतदान मुल्क से निकल जाता, या नवाज शरीफ चला जाता, या जरदारी साहब चले जाते, या शहबाज शरीफ चले जाते, या मरियम नवाज़ चली जाती, तो क्या हशर आपकी मीडिया की दुनिया में
ان کے خلاف کیا جاتا، لیکن یہاں پر تو جیسے ان کو مراعات دی گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو پارٹی کی فارن فنڈنگ کیس ہے وہ کیوں التوا میں مسلسل پڑتا چلا جا رہا ہے، BRT والا کیس وہ کیوں التوا میں پڑتا چلا جا رہا ہے، جب صوبہ خیبر پختونخوا میں خود انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا، لیکن جس وقت یہ خود اس کے گرفت میں آئے اور شکنجے میں آئے تو وہ احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا گیا۔ اب ایسے حکمران کہ جہاں احتساب مخالف کے لیے ہو اور ان کے لیے بالکل بھی نہ ہو اور ان کے خلاف دروازے اس کے بند کر دیے جائیں، اور جب پریشر زیادہ آئے تو اس پریشر کو کم کرنے کے لیے کبھی ایک آدھ بار چیئرمین نیب کہہ دیتا ہے کہ ہمارا رخ گورنمنٹ کی طرف بھی ہو سکتا ہے، وہ صرف اس پریشر کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور میرے پاس تو تجاویز اس حوالے سے سخت ہے، خدا کرے کہ میرے اپوزیشن کی دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ ہماری تجاویز کو قبول کر سکیں۔ مولانا صاحب، جسٹس فائز قاضی کے کیس کے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا کیس فائٹ کیا ہے، خود جج ہیں، عدالت کے مکمل احترام کے ساتھ کیا ہے، ان کی اہلیہ نے جس صاف گوئی کے ساتھ اپنی پوزیشن واضح کی ہے، اور پھر انہوں نے ان کے خلاف جو ریفرنس تھا اس کو خارج کر دیا ہے۔ پھر ہم اس سے عدالت کی توقیر میں اضافہ ہوا ہے، اور جو ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا اس پر ضرور ایک کارروائی ہونی چاہیے کہ ایسے غلط ریفرنسز حکومت کی طرف سے عدالتوں کے خلاف آخر جج کل کس طرح فیصلے دیں گے جبکہ ان کو آپ اپنی ذات کی دفاع میں مصروف کر دیں گے۔ عدالت کا وقت ضائع کیا گیا ہے، ججوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ججوں کے جو اپنے فرائض منصبی ہیں اس پہ تعطل پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور عدالت کو خود اس ساری چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس طرح کے بدنیتی پر مبنی ریفرنسز وہ کیوں آتے ہیں، اور جبکہ عدالت نے خود بدنیتی کا لفظ استعمال کیا تو پھر بدنیتی کی سزا بھی ہونی چاہیے۔ بہت